तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी है कि जिसकी कहानी सुन के बड़े से बड़े हिम्मत वाले की रूह काँप जाए। दुनिया के एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके साथ आदमखोर का भी तमका लगा। कहा गया है कि इंसानों का मांस खाता है, इंसानों का गोश्त खाता है। इसके अलावा इल्ज़ाम ये भी है इसके ऊपर कि वो करीब करीब 6 लाख के आसपास लोगों का कत्ल भी उसने करवाया था। उसने जब तक हुकूमत की, उसकी हुकूमत के दौरान किसी ने अगर ज़रा सी बगावत की या कोई ओपोजिशन में होगा तो उसको वो मरवा देता था। और ये कहा जाता था कि ईदी अमीन और उसकी सेना के हाथ करीब करीब उस वक्त 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस शख्स की हिंदुस्तान के साथ भी एक नफ़रत थी। जिस देश का राष्ट्र तानाशाह था उस देश का नाम है युगांडा। युगांडा में लगभग उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी रहते थे। उसकी हिंदुस्तान से एक नफ़रत थी। उनने हिंदुस्तान के लोगों को एक रात में वहाँ से निकलने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ से सिर्फ आप 2 सूटकेस ले आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब अपनी जमा पूंजी जितनी भी आपको सब कहीं की वहीं छोड़ के आनी पड़ेगी। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने भी उससे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसे अफ्रीका का हिटलर भी कहा जाता था। नाम है इसका ईदी अमीनी। कहा जाता है कि ऐसी कोई सुबह नहीं होती थी, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब ईदी अमीन के युगांडा में सड़कों पर कत्लेआम ना होता हो। और उसने करीब 8 साल तक युगांडा पर राज किया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ खून खराबा किया उसे कोई रोकने वाला नहीं था। उसके पीछे खास वजह यह भी थी कि अरब मुल्कों के साथ उसके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। खासकर मोहम्मद अली गद्दाफ़ी के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे और वो उसका सपोर्टर भी था। अब मैं आपको बताता हूँ ईदी अमीन की शुरुआत कैसे हुई और ईदी अमीन का फॉल कैसे हुआ। ईदी अमीन के बारे में कहते हैं सबसे पहले तो वो आदमखोर नरबख्शी था। असल में उसकी एक वजह थी। ईदी अमीन के कट काठी थी वो 6 फीट 4 इंच के करीब थी। मतलब 6 फीट 4 इंच का एक शरीर था। एक अफ्रीकन था, हबशी। तो इसका वेट उस वक्त 160 किलोग्राम था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अफ्रीकी का वेट 160 किलो हो और 6 फीट 2 इंच का हो तो वो किस तरीके से दिखता होगा। वो सेना में था। सेना में वो काम करता था लेकिन सिर्फ एक कुक की हैसियत से। युगांडा में सरकार थी, उस सरकार के सेना में वो खान सामा के तौर पे काम करता था। लेकिन खान सामा के साथ आर्मी में काम करते करते इसकी मेन वजह है तरक्की की। वो तरक्की की वजह इसकी एक मेन वजह थी कि इसकी शरीर काटी और प्लस ये बॉक्सर भी बहुत अच्छा था। इनने सेना में रहते हुए बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा भी लिया कई बार। और उस वक्त कहते हैं कि 9 साल तक लगातार था ये युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा था। इससे उस वक्त कोई हरा नहीं पाया था। इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन को जीतने के लिए लगातार उसकी सेना में तरक्की भी हुई। जब धीरे धीरे उसकी तरक्की होती है तो ऊपर के अफसरों का भरोसा जीतता गया, सरकार का भी भरोसा जीतता गया। और आखिर में 1965 में वो युगांडा की आर्मी का चीफ बन जाता है और जो वहाँ की सरकार होती है उसके राइट हैंड बन जाता है। तमाम पावर इसके पास होती हैं। लेकिन अब इसकी नज़र युगांडा के ऊपर राज करने की थी। उस वक्त जो युगांडा के राष्ट्रपति थे मिलिटन उएटे थे। उन्होंने इसे युगांडा का जनरल बनाया था। ये जो बॉक्सिंग चैंपियन 9 साल तक लगातार चैंपियन रहा था और जो इसके कट काटी थी उससे काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। उसके बाद यही कोशिश होती है कि जो भरोसा था वो बनाए रखे। लेकिन उसने ऐसे कभी होने नहीं दिया। उसने उस भरोसे का खून कर दिया। 1971 में जो युगांडा के उस वक्त के प्रधानमंत्री होते हैं वो एक सिंगापुर के दौरे पे जाते हैं। जब वो सिंगापुर के दौरे पे आते हैं तो उनके पीछे ईदी अमीन ही युगांडा का तख्ता पलट कर देता है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होते हैं। प्रधानमंत्री गैर मौजूदगी में उसने युगांडा में तख्ता पलट कर दिया।
युगांडा की फोर्स के साथ मिलकर। उसे मात्र 3 घंटे लगे थे पूरे युगांडा पर कब्जा करने के लिए। मतलब सिर्फ 3 घंटे के अंदर सेना ने पूरे युगांडा पे कब्जा कर लिया था। अब 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 जब प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर में थे और इसने 3 घंटे में पूरी सत्ता पर काबिज हो गया था। और फिर उसके बाद पूरे युगांडा में बहुत खुशियां मनाई गई। अब ये खुशियां सेना के दबाव में थी या उन लोगों की अपनी थी, इस बारे में कुछ कहा नहीं सकते। लेकिन उन लोगों को लगा कि चलो ये पिछली सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी, फिर ये बॉक्सर भी है तो हो सकता है कुछ नया लेकर आए हमारे लिए। लेकिन जब वहाँ का डिक्टेटर बनता है ईदी अमीनी और सत्ता पे काबिज हो जाता है, उसके बाद ये हल्के हल्के अपने रंग दिखाता है। उसके बाद जो भी लोग प्राइम मिनिस्टर के समर्थक होते हैं उन्हें एक एक करके मरवा देता है। इसके अलावा आर्मी में कुछ लोग इसके खिलाफ जो होते हैं उन्हें भी एक एक करके चुन चुन के मारना शुरू कर देता है। युगांडा में जो ये फेमस हुआ था उसकी वजह ये भी थी कि लोग ये लोगों से कहलवाता था अपने आप को दादा है, कि आप मुझे दादा कहो। युगांडा में इसके जितने विरोधी होते थे उन सबको इन्हें मारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब ये फौज में था तब ये नेशनल चैंपियन बना था, तो इसके कई बार कई लोगों से भिड़ंत भी हुई, तो इसने कई लोगों को मारा भी। लेकिन मारने के बाद इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि ये लोगों का मांस खाता था। जब से इसके ऊपर नरबख्शी का तबका भी लगा, उसके बाद जब से डिक्टेटर बना तो उसके बाद भी ये किसी को मारता था अपने विरोधी को तो उसके भी मांस के टुकड़े अपने फ्रिज में रखवाता था। लेकिन सिर्फ अफवाहें थी। पहली बार डॉक्टर की वो जो इसके फैमिली डॉक्टर होते हैं वो इसके घर पर जाते हैं, वो उसके फैमिली डॉक्टर होते हैं तो उसके घर पर पहुंचते हैं। एक दिन वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलते हैं। जब फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि उस फ्रिज के अंदर कुछ गोश्त के टुकड़े रखे हुए हैं। अब वो इस चीज़ को देख के भौचक्के रह जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है वो टुकड़े गोश्त के इंसानी गोश्त के टुकड़े थे और उसी फ्रिज में 2 नरमुंडे सर भी रखे हुए थे, यानी इंसान के कटे हुए सर। तो उनको देख के आज सब कुछ देख के बड़ा अजीब लगा। और उसके बाद बहुत सारे स्टाफों से बात की, उन्होंने बताया कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी मांस से भरा रहता है और ईदी अमीन इन्हें खाता है। जब ये बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन पहली बार सबूत हाथ में लगा डॉक्टर से, तब ये बात खुलती है। उसके बाद कुछ डॉक्टर और होते हैं जो बयान देते हैं कि 1975 में, यानी कि 4 साल बाद युगांडा में सब कुछ ईदी अमीन के कब्जे में होता है। उस वक्त 4 साल बाद जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे युगांडा के, उन्होंने ईदी अमीन के किसी ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था। ईदी अमीन को उनकी बात पे इतना गुस्सा आया कि ईदी अमीन ने उसे मरवा दिया। जब चीफ जस्टिस की मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है सरकारी हॉस्पिटल में। तो जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हो रहा होता है वहाँ पर ईदी अमीन पहुँच जाता है। ईदी उस अफसर की लाश टेबल पर पड़ी होती है, ईदी अमीन वहाँ पहुँच जाता है तमाम सुरक्षा गार्डों के साथ। जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी लाश टेबल पर पड़ी होती है और उसकी लाश में से बहुत सारे चीज़ें निकाल कर वो खाना शुरू कर देता है और कुछ चीज़ें साथ में भी ले आता है। तब पहली बार दुनिया को पता लगा कि ये डिक्टेटर एक डिक्टेटर ही नहीं, एक नरबख्शी भी है। इसके बाद धीरे धीरे बातें फैलने लगी, देश से बाहर दुनिया में भी बातें फैलने लगी कि युगांडा का जो राष्ट्रपति है वो नरबख्शी है। बाहर के लोगों ने भी इसका विरोध किया और उन लोगों ने कहा ये युगांडा की जनता के साथ हो रहा है वो गलत है। लेकिन ईदी अमीन की जो अरब देशों के साथ एक दोस्ती थी उसकी वजह से वो बच जाता था। उस वक्त लोग इसे अफ्रीका का हिटलर भी कहा जाता था। कहते हैं कि जो इसका ईदी अमीन का दौर था, इसी दौर में इन्हें करीब करीब 5 से 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ईदी अमीन के बारे में एक चीज़ और है कि कुल 6 बीवियाँ थीं, जिससे 100 के करीब इसके बच्चे थे। जो अनऑफिशियल थे उनकी कोई गिनती या कोई डाटा नहीं है, लेकिन जो उसके ऑफिशियल थे वो 6 बीवियाँ और 100 बच्चे उसके ऑफिशियल तौर पे थे। उसकी एक बीवी थी दूसरे नंबर की बीवी, उसका नाम था के अडोरा। 6 वाइफ में से दूसरे नंबर की वाइफ होती है के अडोरा। के अडोरा से ईदी अमीन बहुत ज़्यादा प्यार करता था,
लेकिन जब इसके नरबख्शी होने की बातें चल रही थी तो के अडोरा के दिल में इसके लिए मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अब के अडोरा इससे दूर दूर रहने लगती है। और इसी बीच में एक फैमिली डॉक्टर होता था ईदी अमीन का, उससे इसके अडोरा के अफेयर के चर्चे शुरू हो जाते हैं। जब इस बात का ईदी अमीन को पता लगता है तो ईदी अमीन एक ऐसी मौत देता है जिसे सुन के लोग बहुत चक्के रह जाते हैं। ईदी अमीन ने के अडोरा और उस डॉक्टर को दोनों को कटवा के फ्रिज में डलवा दिया। मतलब उस इतनी खतरनाक सजा दी थी कि आप सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाए। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसी दौरान ईदी अमीन क्योंकि वहाँ पर सत्ता पे तो काबिज हो गया था, लेकिन युगांडा की फाइनेंशियल कंडीशन थी उन्हें लगातार ख़राब कर रखे थे, क्योंकि ये सिर्फ अपनी मनमर्जी करता था, अय्याशी करता था, जो इसके अपने मन में होता सिर्फ वो करता था, बाकी जो ज़रूरत के काम होते थे वो करता नहीं था ये। अब युगांडा लगातार गरीबी की तरफ जा रहा था। अब इसी दौरान उसने एक अनोखा ऐलान किया। उसने ऐलान किया कि उस वक्त युगांडा में जितने भी हिंदुस्तानी रह रहे थे, उस वक्त करीब करीब हिंदुस्तान में 1 लाख, माफ़ करना, युगांडा में 1 लाख हिंदुस्तानी रह गए थे जो ब्रिटिश राज के दौर में वहाँ गए थे, ब्रिटिश राज के अंडर में। तो 1 लाख के करीब वहाँ पर हिंदुस्तानी रहते थे जो बाद में वहाँ बस गए थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से वहाँ पर अपनी एक जगह बनाई, मुकाम बनाया, अपना वहाँ बिजनेस भी शुरू करा हिंदुस्तानियों ने। एवन कुछ ने तो वहाँ पर तो युगांडा के लड़कियों से शादी भी कर ली थी, खुशहाल रहने लगे थे कुल मिला के वहाँ पर। अब जो बाकी जो युगांडा की जनता थी वो उनसे जलने लगी, क्योंकि वो एक अच्छी पोजीशन में पहुँच गए थे। तो उनकी दौलत और उनकी प्रॉपर्टी पर ईदी अमीन की नज़र पड़ जाती है और ईदी अमीन ने एक ऐलान करता है। 4 अगस्त 1972 को एक ऐलान किया कि युगांडा के अंदर जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, करीब 1 लाख हिंदुस्तानी थे उस वक्त, उनको 3 महीने का वक्त देता है और कहता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप युगांडा खाली कर दें, और युगांडा छोड़ने से पहले आप सिर्फ अपने साथ 2 बैग ले आ सकते हैं। अब 2 बैग में आप जितना भर सकते हैं, जितना ले आ सकते हैं उतना ले आइए, बाकी सब आपको युगांडा में छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जब ये खबर आती है तो वहाँ के हिंदुस्तानियों के ऊपर एक तरह का पहाड़ टूट पड़ता है कि उन्होंने इतने वक्त से यहाँ पर मेहनत करी, अपना बिजनेस जमाया, शादी करी, सब कुछ अपना इस तरीके से बनाया, और एक पल में ईदी अमीन के एक फैसले से वो सड़क पे आ जाते। उन्होंने गुहार लगाई भारत सरकार से, भारत सरकार के एम्बेसी के थ्रू, एम्बेसी ने बात भारत सरकार को बताई, भारत सरकार की तरफ से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उससे बात भी की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं मानी। लेकिन उसने एक दलील दी, दलील में कहता है कि कल रात मुझे खुदा का फरमान मिला है कि इन सारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो। अब इस फरमान को पूरा करने का वक्त आ गया है। युगांडा की संपत्ति में सिर्फ युगांडा के लोगों का हक है, किसी बाहर वाले का नहीं। इसलिए मैं सारे भारतवासियों, हिंदुस्तान के जितने भी लोग युगांडा में रह रहे हैं, उन सबको बाहर निकालने की अपील करता हूँ। अपने साथ 2 बैग ले आ सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। खैर उसके बाद यही होता है, जान बचाने के लिए जो भारत के लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं वो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ 2 बैग लेकर अपने साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ से कुछ लोग ब्रिटेन पूछते हैं, कुछ लोग किसी और देश, और कुछ भारत भी वापसी आए। लेकिन जब तक ईदी अमीन वहाँ पर युगांडा में था, तब तक वो लोग वापसी नहीं आए। जब युगांडा में इसका विरोध होता है तो ये युगांडा छोड़ के अपने दोस्त गद्दाफी के पास चला जाता है, मोहम्मद अली गद्दाफी के पास। कुछ दिन गद्दाफी के साथ रहता है और 1980 में सऊदी अरब भाग जाता है। सऊदी अरब में जब जाता है तो सऊदी अरब इसे राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते शरण देती है, और फिर अगले 24 साल यानी कि 1980 के बाद सन 2004 तक सऊदी अरब के जद्दा शहर में रहता है। और जद्दा में 21 जुलाई 2003 को इसकी एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। मतलब करीब 24 साल जिस देश पे इसने राज करा उसी देश पर दूर रहा, और एक निर्वासित ज़िंदगी जीकर 24 साल बाद एक लंबी बीमारी की वजह से इसकी मौत हो जाती है। युगांडा से इसके जाने के बाद युगांडा के लोग इसका जश्न मनाते हैं, एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। लेकिन आज भी युगांडा के लोग ईदी अमीन को भूले नहीं हैं। ईदी अमीन का जब भी नाम आता है वो शहर उठते हैं। उसकी वजह यह थी कि अपने शासनकाल में युगांडा के इस डिक्टेटर ने 6 लाख लोगों को मरवाया, और दूसरा वो एक देश का राष्ट्र अध्यक्ष होने के साथ साथ एक आदमखोर नरबख्शी भी था।
तो ये थी अपने वक्त के हिटलर कहे, अफ्रीका के हिटलर कहे जाने वाले इदी अमीन की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसी तरीके की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।